आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजय एड्यू व्लॉग्स पर। और छात्रों, आज की ये जो मास्टर क्लास है वो बहुत ही खास होने वाली है। बिल्कुल। आज की मास्टर क्लास का विषय है गांधी युग, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का स्वर्णकाल, मतलब 1915 से लेकर 1948 तक का समय। और ये क्लास विशेष रूप से उन छात्रों के लिए है जो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ हम इतिहास को रटेंगे नहीं, बल्कि बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। जी, और प्रतियोगियों, आपको बता दूं कि हमारी हर स्लाइड में डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चंस छिपे हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ रटना नहीं है। देखिए, हमारा लक्ष्य है इन घटनाओं के पीछे के कारणों को समझना। तो जो हमारा पहला एग्जाम फोकस पॉइंट है वो यही है कि गांधी युग 1915 से शुरू होता है। मतलब जब गांधी जी का भारत आगमन हुआ था। बिल्कुल, 1915 से शुरू होकर 1948 में उनकी मृत्यु तक के काल को ही इतिहास में गांधी युग कहा जाता है। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि 1915 से 1948 के इस कालखंड को आखिर स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है? अगर हम 1915 से पहले की स्थिति देखें, जिसे हम प्री गांधी एरा कह सकते हैं, उसमें ऐसा क्या अलग था? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि गांधी जी के आने से पहले जो आजादी की लड़ाई थी वो एक एलीट संस्था या कुछ चंद पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित थी। हाँ, मतलब वकीलों और बड़े नेताओं के बीच ही चर्चा होती थी। राइट। लेकिन गांधी जी ने इसे आम जनता, मतलब मासेस का जन संगठन बना दिया, और उन्होंने जो मुख्य हथियार दिए वो थे सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। और इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी तो बहुत गहरा था ना? बिल्कुल। इसने पूरी दुनिया को बिना हथियार के लड़ना सिखाया। जैसे नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जैसे नेताओं ने यही रास्ता अपनाया था। छात्रों, यहाँ पहली स्लाइड का एक बहुत ही जरूरी एग्जाम फोकस पॉइंट आता है। जी, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। हाँ, और इसी दिन को भारत में हम प्रवासी भारतीय दिवस या एनआरआई डे के रूप में मनाते हैं। बिल्कुल। छात्रों, ये डेट याद रखिएगा। अब अगर हम 1915 से पहले की वो जो खंडित अवस्था थी उस पे थोड़ी चर्चा करें, तो कांग्रेस 1907 के सूरत विभाजन में ही नरम दल और गरम दल में बट चुकी थी। जी, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे, और आजादी की लड़ाई में किसानों, मजदूरों और महिलाओं की भागीदारी ना के बराबर थी। और ब्रिटिश दमन इतना ज्यादा था कि क्रांतिकारी गतिविधियां बस छिटपुट थीं। मतलब कोई एक बड़ा केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। और सबसे बड़ी बात, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, और उसमें भारत को बिना हमारी सहमति के ही धकेल दिया गया था, तो चारों तरफ निराशा थी। लेकिन छात्रों, यहाँ एक एकजुट उम्मीद जगी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी, प्रतियोगियों, यहाँ एग्जाम फोकस पॉइंट ये है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे, और यहीं पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आए थे। और शायद नरम दल और गरम दल भी यहीं फिर से एक हुए थे। जी। अब बात करते हैं गांधी जी की वापसी की। वो 21 साल का अनुभव लेकर भारत लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद यानी रेसिज्म के खिलाफ एक बहुत ही सफल सत्याग्रह करके वो 45 वर्ष की उम्र में लौटे थे। और लौटते ही उनके जो राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प सलाह दी थी उन्हें। बिल्कुल। गोखले जी ने कहा कि 1 साल तक कान खुले और मुंह बंद रखकर पूरे भारत का भ्रमण करो। देखिए, बिना देश को समझे आप कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते। सही कहा। और फिर 1915 में ही उन्होंने अहमदाबाद में कोचरब आश्रम की स्थापना की। हाँ, जो बाद में साबरमती आश्रम बना। हाँ, और यहीं से सत्याग्रह की अवधारणा आई। सत्याग्रह का मतलब है सत्य के लिए आग्रह या ट्रूथ फोर्स। ये कोई निष्क्रिय विरोध नहीं था, बल्कि प्रेम और बहादुरी का एक बहुत बड़ा हथियार था। और प्रतियोगियों, यहाँ एक और एग्जाम फोकस पॉइंट नोट कर लें। दक्षिण अफ्रीका में भी गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फार्म और फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। ये सवाल अक्सर परीक्षाओं में आता है। राइट। अब अगर हम स्वराज प्राप्ति के लिए जो गांधीवादी विचारधारा थी, उसके 4 पिलर्स की बात करें। देखिए, इसके 4 पिलर बहुत स्पष्ट थे। पहला था सत्य। गांधी जी के अनुसार सत्य ही ईश्वर है। और दूसरा पिलर था अहिंसा, मतलब सिर्फ मारपीट ना करना ही नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से किसी को नुकसान ना पहुंचाना। और उन्होंने साफ कहा था कि ये कायरों का नहीं, बल्कि बहादुरों का हथियार है। बिल्कुल। और तीसरा पिलर था स्वदेशी और खादी,
मतलब आर्थिक आजादी के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और अपना चरखा अपनाना। जी। और चौथा पिलर था सत्याग्रह, यानी अन्याय के खिलाफ बिना हिंसा के दृढ़ता से खड़े रहना। और इसी से जुड़ा था असहयोग या नॉन कोऑपरेशन, मतलब किसी भी बुराई या अत्याचारी सरकार का साथ ही मत दो। बिना सहयोग के तो कोई सरकार चली नहीं सकती। और छात्रों, यहाँ एक एग्जाम फोकस पॉइंट है कि गांधी जी ने जो ये सविनय अवज्ञा या सिविल डिसोबीडियंस का विचार लिया था, वो अमेरिकी विचारक हेनरी डेविड थोरो की किताब से लिया था। बिल्कुल। अब हम आते हैं भारत में उनके शुरुआती 3 आंदोलनों पर। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह। 1917 का चंपारण सत्याग्रह, जिसे पहला सविनय अवज्ञा कहा जाता है। तो इसका कारण क्या था? देखिए, इसका मुख्य कारण था 3 कठिया प्रणाली। इस सिस्टम में किसानों को अपनी जमीन के 20 में से 3 हिस्से पर जबरन नील यानी इंडिगो की खेती करनी पड़ती थी। और नील की खेती से जमीन खराब हो जाती थी। फिर एक स्थानीय किसान राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी बिहार पहुंचे। हाँ, और इस आंदोलन में उनके साथ नेतृत्व में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और अनुग्रह नारायण सिन्हा भी शामिल थे। आखिरकार ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और अवैध वसूली का 25% हिस्सा वापस मिला। और छात्रों, इसी ऐतिहासिक सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम फोकस पॉइंट है। बिल्कुल। इसके बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। इसे पहला असहयोग माना जाता है। खेड़ा का संघर्ष तो अकाल और लगान से जुड़ा था ना? जी, गुजरात में भयंकर अकाल पड़ा था, लेकिन फिर भी जबरदस्त लगान वसूला जा रहा था। जबकि अंग्रेजों की अपनी अकाल संहिता के अनुसार अगर फसल 25% से कम है तो लगान माफ होना चाहिए। राइट। और यहीं पर युवा वल्लभ भाई पटेल ने किसानों को लगान न देने के लिए संगठित किया। हाँ, और सरकार को घुटने टेकने पड़े। एक गुप्त आदेश देना पड़ा कि लगान सिर्फ सक्षम लोगों से ही वसूला जाए। प्रतियोगियों ध्यान दें, इसी दौरान वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के पक्के अनुयायी बने थे। बिल्कुल। अब 1918 का ही एक और आंदोलन है, अहमदाबाद मिल हड़ताल। ये पहली भूख हड़ताल थी। इसका क्या कारण था? इसका कारण था मिल मालिकों द्वारा मजदूरों का प्लेग बोनस वापस लेना। मजदूर 35% बोनस की मांग कर रहे थे। और फिर अनुसुईया साराभाई के साथ मिलकर गांधी जी ने मजदूरों का पक्ष लिया। जी, और अपनी 35% बोनस की मांग मनवाने के लिए उन्होंने पहली भूख हड़ताल की। आखिरकार एक ट्रिब्यूनल बना और मजदूरों को 35% बोनस मिल गया। छात्रों, ये भारत में गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी। ये एग्जाम फोकस पॉइंट है। तो इन सफलताओं से अंग्रेज घबरा गए और फिर मार्च 1919 में वो एक काला कानून लेकर आए, जिसे हम रॉलेट एक्ट कहते हैं। देखिए, रॉलेट एक्ट के प्रावधान बहुत ही खतरनाक थे। इसमें बिना मुकदमा चलाए केवल शक के आधार पर किसी को भी 2 साल की जेल हो सकती थी। तभी तो इसका नारा था, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील। बिल्कुल। और इसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने एक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया, जिसे सत्याग्रह सभा कहा गया। इससे पूरे देश में भारी गुस्सा फैल गया था। और छात्रों, यहाँ एग्जाम फोकस पॉइंट ये है कि इस समय भारत का जो वाइसराय था, वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। जी, और इसी गुस्से और दमनकारी नीतियों ने 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की दर्दनाक जमीन तैयार की। अमृतसर में बैसाखी के दिन एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। कारण ये था कि लोग डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किशलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। हाँ, लेकिन वहां जनरल रेजिनाल्ड डायर ने बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। 1000 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए। ये बहुत ही अमानवीय घटना थी। और इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। बिल्कुल। और प्रतियोगियों, परीक्षाओं के लिए याद रखें, इस हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारी दबाव में हंटर कमीशन का गठन किया था। अब यहाँ से देश में एक बड़ा उबाल आ गया था। तो अब हम बात करते हैं 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन की, मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके उद्देश्य क्या थे? देखिए, इसके 3 बड़े उद्देश्य थे। क्या? पहला, जलियांवाला बाग का न्याय। हाँ। दूसरा, खिलाफत आंदोलन का समर्थन। हाँ। और तीसरा, 1 साल के भीतर स्वराज की प्राप्ति। और 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हुई। इसका जो कार्यक्रम था, उसमें ब्रिटिश उपाधियों का त्याग करना और सरकारी स्कूलों, अदालतों, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना शामिल था। जी,
विदेशी कपड़ों की होली चलाई गई और चरखा जो था वो आज़ादी का प्रतीक बन गया। ये आंदोलन मध्यम वर्ग से निकलकर पूरे आम जनमानस तक पहुंच गया था। और छात्रों, एग्जाम फोकस पॉइंट ये है कि कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 1920 के नागपुर अधिवेशन में पारित किया था। लेकिन जब ये आंदोलन इतना सफल हो रहा था तो फिर इसे अचानक वापस क्यों लिया गया? चौरी चौरा की घटना क्या थी? देखिए, 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर यूपी के चौरी चौरा में पुलिस फायरिंग के बाद गुस्साई भीड़ ने थाने में आग लगा दी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी जिंदा चल गए। और गांधी जी तो पूरी तरह से अहिंसा के पक्षधर थे। बिल्कुल। इसलिए गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली प्रस्ताव के तहत इस आंदोलन को वापस ले लिया। इसके बाद गांधी जी को 6 साल की सजा भी सुनाई गई। और छात्रों, इस फैसले से कई नेता बहुत नाराज हुए थे। एग्जाम फोकस पॉइंट ये है कि सुभाष चंद्र बोस ने इस फैसले को एक राष्ट्रीय आपदा या नेशनल कैलामिटी कहा था। जी। और जब गांधी जी जेल में थे तो उस दौरान 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। ये महासचिव बने। तो इसका गठन क्यों किया गया था? क्योंकि गांधी जी जेल में थे और आंदोलन धीमा पड़ रहा था, तो उनका उद्देश्य था कि विधान परिषदों या लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में चुनाव जीतकर प्रवेश किया जाए और अंदर से ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया जाए। राइट। और उन्हें एक बड़ी सफलता तब मिली जब 1925 में विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष यानी स्पीकर बने। और प्रतियोगियों या एग्जाम फोकस पॉइंट ये है कि सीआर दास और मोतीलाल नेहरू को प्रो चेंजर्स या परिवर्तनवादी कहा जाता था। इसके बाद हम सीधे 1930 के उस बड़े आंदोलन पर आते हैं जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च। देखिए, इस आंदोलन की टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है। ब्रिटिश सरकार का नमक पर एकाधिकार था और उस पर भारी टैक्स लगा हुआ था। और नमक तो हर गरीब की जरूरत थी। बिल्कुल। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती से अपने 78 अनुयायियों के साथ यात्रा शुरू की। 24 दिन तक पैदल चलकर और 240 मील मतलब 385 किलोमीटर तय करके वो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। और वहां नमक कानून तोड़ा। और इसी समय पेशावर में सीमांत गांधी मतलब खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। जी। और छात्रों, परीक्षाओं के लिए याद रखें, दांडी मार्च की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन की पेरिस मार्च से की थी। बिल्कुल। अब इतने बड़े आंदोलन के बाद 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। तो इसमें क्या तय हुआ था? देखिए, समझौते की शर्तें ये थी कि कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देगी और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन जाने को राजी होगी। सरकार ने भी अहिंसक राजनीतिक बंदियों को रिहा करने और तटीय इलाकों में नमक बनाने की छूट दी। लेकिन इस समझौते से युवाओं में बहुत निराशा भी थी क्योंकि गांधी जी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को माफ नहीं करवा पाए थे। जी। और प्रतियोगियों एग्जाम फोकस पॉइंट ये है कि इसे भारतीय इतिहास में दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। राइट। अब थोड़ा गोलमेज सम्मेलनों या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में बताएं जो 1930 से 1932 के बीच लंदन में हुए थे। देखिए, ये सम्मेलन मुख्य रूप से साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए बुलाए गए थे। लेकिन कांग्रेस ने पहले सम्मेलन जो 1930 में हुआ था और तीसरे जो 1932 में हुआ था उसका पूर्ण बहिष्कार किया था। मतलब वो असफल रहे। और 1931 के दूसरे सम्मेलन में गांधी जी एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गए थे ना? हाँ, लेकिन वहाँ सांप्रदायिक मुद्दों पर बात बिगड़ गई। राइट। और अंततः इन्हीं सम्मेलनों के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ। छात्रों, एक महत्वपूर्ण एग्जाम फोकस पॉइंट यहाँ ये है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ये बहुत बार पूछा जाता है। अब हम 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं जिसे आज़ादी की आखिरी जंग माना जाता है। जी। 8 अगस्त 1942 को बंबई के गवालिया टैंक मैदान से इसे लॉन्च किया गया और इस बार गांधी जी का रुख बहुत आक्रामक था। उन्होंने नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई। और ब्रिटिश सरकार ने तुरंत रिएक्शन दिया। 9 अगस्त की सुबह ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं जैसे गांधी जी और नेहरू जी को गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल। लेकिन इसके बाद जनता ने खुद इस आंदोलन को चलाया। अरुणा आसफ अली और उषा मेहता जैसी नेताओं ने अंडरग्राउंड रहकर कमान संभाली।
और छात्रों, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं और ये एक बड़ा एग्जाम फोकस पॉइंट है कि भारत छोड़ो या क्विट इंडिया का ऐतिहासिक नारा असल में यूसुफ मेहरली ने घड़ा था। जी बिल्कुल सही। अब हम 1947 की स्वतंत्रता और उस दर्दनाक विभाजन की सच्चाई पर आते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी और भारतीय सेना और नौसेना में भी विद्रोह हो गया था, तो उनके पास कोई और चारा नहीं बचा था। हाँ, तो 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना से विभाजन की रूपरेखा तैयार हुई। 15 अगस्त को आज़ादी मिली, लेकिन मुस्लिम लीग की डायरेक्ट एक्शन और सांप्रदायिक दंगों ने विभाजन का बहुत गहरा दर्द दिया। और उस समय जब दिल्ली में आज़ादी का जश्न मन रहा था, तब गांधी जी दिल्ली में नहीं थे, बल्कि वो बंगाल के नुआखली में दंगे शांत कर रहे थे। जी छात्रों, यहाँ एक फैक्चुअल एग्जाम फोकस पॉइंट है। आज़ादी का जो बिल था वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पास हुआ था। और आखिरकार वो दुखद दिन आ ही गया, 30 जनवरी 1948, जब गांधी जी की हत्या हुई। देखिए, 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस की प्रार्थना सभा में नाथूराम गोडसे ने उन्हें 3 गोलियां मारी। उनके अंतिम शब्द थे, हे राम। और उनकी मृत्यु के सदमे से देश में चल रहे सांप्रदायिक दंगे अचानक रुक गए थे। नेहरू जी ने रेडियो पर एक बहुत भावुक संदेश में कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। बिल्कुल। और गांधी जी का समाधि स्थल दिल्ली में यमुना किनारे राजघाट है। प्रतियोगियों, यहाँ एग्जाम फोकस पॉइंट ये है कि 30 जनवरी को इसी दिन की याद में शहीद दिवस या मार्टियर्स डे मनाया जाता है। राइट। छात्रों, अब पूरी क्लास का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बिग 4 टाइमलाइन आपको याद रखनी है। जी। दोहरा लेते हैं। 1917 चंपारण सत्याग्रह, 1920 असहयोग आंदोलन, 1930 दांडी मार्च और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। और उनकी महत्वपूर्ण किताबें और पत्रिकाएं हैं हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, हरिजन और यंग इंडिया। और आश्रम भी याद रखने हैं। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका में फीनिक्स और टॉल्स्टॉय आश्रम और भारत में साबरमती और सेवाग्राम आश्रम। और छात्रों, एक आखिरी बोनस एग्जाम फोकस पॉइंट, 1924 का बेलगाम अधिवेशन एकमात्र ऐसा कांग्रेस अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। छात्रों, इसी के साथ गांधी युग की ये मास्टर क्लास समाप्त होती है। सभी तथ्यों को ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।